इसके बारे में बात करना है ना, स्फेरिकल एबरेशन। डायग्राम आपको बताया गया था। मेनली ड्यू टू होता है किसके कारण? ड्यू टू लार्ज एपर्चर। लार्ज एपर्चर का मतलब एपर्चर समझते हैं जी? एपर्चर जैसे ये मिरर है ना, हाँ, मिरर का जो एंड पॉइंट होता है ना, एंड पॉइंट, ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको एपर्चर बोलते हैं। और लेंस का अगर बोलना हो तो इसका भी एंड पॉइंट ये वाला, इसको एपर्चर बोलेंगे। ठीक है, यहां तक ठीक है। तो अगर ये एपर्चर लार्ज होगा तब कौन सा एबरेशन आएगा? स्फेरिकल। और डिस्पर्सन जहां पे होता है वहां पे क्या आता है? क्रोमैटिक। तो डिस्पर्सन तो इसमें इससे होगा, लेंस से, क्योंकि यहां पे लाइट को हम लाएंगे, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा तो ये ऐसे बेंड करेगा, अलग अलग पॉइंट से जाएगा, क्योंकि कलर में डिवाइड हो रहा है ना। और इसमें तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इसमें लाइट आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद सीधा सीधा अगर व्हाइट आया है तो व्हाइट ही दिखाई देगा। तो ये जो मिरर था वो क्रोमैटिक एब्रेशन से फ्री था। क्रोमैटिक एब्रेशन किसमें केवल होता है? लेंस में होगा, ग्लास में होगा, ये सब में होगा, मिरर में नहीं होगा। हमको क्या समझना था स्फेरिकल? स्फेरिकल के बारे में क्या बताए कि लार्ज एपर्चर के कारण जो डिफेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? इसमें लार्ज एपर्चर का मतलब क्या है कि लाइट यहां से भी जा सकता है, जैसा दिख रहा है आपको, लाइट यहां से भी तो जा सकता है। यहां से जो लाइट जाएगा बताओ इसको पैरेक्सियल बोलेंगे कि मार्जिनल? मार्जिनल है तो मार्जिनल को जनरली हम क्रॉस से डिनोट कर रहे थे कि हमारा काम का नहीं है, ये हमारा काम का, आई वाला काम का। तब पैरेक्सियल के लिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा एक पॉइंट होगा, लेकिन जैसे जैसे पैरेक्सियल रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाते जाएगा इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा बदलते जाएगा। ये वाला यहां से जाएगा तो बताओ एक पॉइंट ई वाला है, एक पॉइंट ई वाला है, तब फोकस चेंज हो गया। अभी फोकस चेंज हुआ तो डिफेक्ट है कि नहीं है? उसी को क्या बोले? तो स्फेरिकल एब्रेशन कोई पूछे किसके कारण होता है तो ड्यू टू लार्ज एपर्चर। क्या बोलेंगे? तो लिख लीजिए एक लाइन, लिखिएगा स्फेरिकल एब्रेशन में दीज आर defects, these are defects in images. These are defects in images due to large aperture, due to large aperture of lenses or mirrors, of lenses or mirrors। क्लियर है? तो ये दो डिफेक्ट के बारे में ऑब्जेक्टिव सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ किसमें स्फेरिकल एब्रेशन होता है, किसमें क्रोमैटिक एब्रेशन होता है। तो ये समझ में आ गया। जहां पे कलर का सेंस हो क्रोमैटिक, और जहां पे डाइवर मतलब एपर्चर का बात हो जाए या पैरेक्सियल और मार्जिनल का बात हो जाए उसको बोलेंगे हम स्फेरिकल। क्लियर है यहां तक? हेडिंग डालिए। आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का सवाल और बहुत सारा सवाल, दो डेरिवेशन आएगा उस पर बेस्ड बहुत सारा सवाल आएगा। हेडिंग डालिए रिफ्रैक्शन through spherical surfaces, refraction through spherical surfaces and lens। दो सवाल दिख रहा है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेज एंड लेंस। तो एक बार किसके लिए पढ़ना है? स्फेरिकल सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन आपको देखना है, और एक बार किसके लिए देखना है? लेंस के लिए देखना है। रिफ्रैक्शन हम किससे किससे पढ़ चुके? एक पढ़े ग्लास स्लैब से, एक मीडियम के चेंज से, इंटरफेस से,
इधर एयर, इधर वाटर, या कोई भी मीडियम ले लो। तो एक इंटरफेस से परे, एक ग्लास स्लैब से परे, और एक प्रिज्म से परे। अब किससे पढ़ना है? और बस इतना रिफ्लेक्शन से समझ के चल जाओगे, काम हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लिए, इससे रिफ्लेक्शन पढ़ना है, स्फेरिकल सरफेस और लेंस दोनों से। अब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करेगा। डिपेंड कैसे करेगा? कॉपी बंद कर लीजिए, अब पूरा फोकस इधर रखिए, लिखने का भी जरूरत कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। देखो, अगर हम लेंस का बात करें कि लेंस क्या होता है, तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडिया है। लेंस एक जो दो सरफेस से मिलकर बनता है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडिया है जो दो सरफेस से मिलकर बनता है। जनरली ग्लास का होता है। लेंस किसका बनता है? लेंस का दो टाइप होता है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। कॉन्वेक्स को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लेंस। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लेंस। इसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लेंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लेंस मतलब क्या है? जैसे आप स्फीयर समझते हो ना, जैसे मान लो कि ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है, एक हॉलो स्फीयर और है, ठीक है, दोनों हॉलो स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ये जो बीच का रीजन बन गया इसी को लेंस बोलते हैं। तो बताओ, ये जो लेंस का फॉर्मेशन हुआ है, तो दो सरफेस इंटरसेक्ट किया तभी ना हुआ है। तो जब इंटरसेक्शन होगा तो क्या बोलना? कॉन्वेक्स लेंस हो। अब जरूरी है कि दोनों स्फेरिकल सरफेस इंटरसेक्ट करे? तो जरूरी नहीं है। एक मान लो स्फेरिकल है, अब दूसरा को हम ले लेते हैं ग्लास का प्लेट। अभी भी तो इंटरसेक्शन हुआ, एक स्फेरिकल सरफेस है और एक फ्लैट सरफेस है, दोनों को एक दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब ये जो बीच का रीजन बना ये भी तो लेंस है, तो ये भी तो इंटरसेक्शन से बना, तो इसको भी क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस है। नाम सबका अलग अलग होगा। अगर दोनों स्फेरिकल सरफेस है तो इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्या बोला जाता है? बाई कॉन्वेक्स। यहां पे बताओ, दोनों स्फेरिकल है कि एक फ्लैट है, प्लेन है? तो एक प्लेन है, एक स्फेरिकल है, तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। इसको क्या बोला जाएगा? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मतलब कुल मिला के दिमाग में क्या रखना कि जहां पे क्या हो जाए? इंटरसेक्शन हो जाए, इंटरसेक्टिंग हो जाए, तब उसको हम कॉन्वेक्स बोलेंगे। जैसा शेप वैसा नाम। अगर दोनों स्फेरिकल तो, अगर एक फ्लैट तो है तो कॉन्वेक्स लास्ट में। एक देखो और क्या बन सकता है, ये दोनों रहेगा स्फेरिकल ही। दोनों कैसे रहेगा? स्फेरिकल ही, लेकिन इसका स्फेयर कुछ इस तरह का रहेगा। देखो, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं किया। ये देखो, इंटरसेक्ट कर गया ना। अभी भी दोनों स्फेयर है, लेकिन क्या इसके जैसा है? इसमें फर्क क्या है? दोनों में फर्क अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे? दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इसमें डिफरेंस ये बोल सकते हैं हम कि इसमें दोनों का सेंटर अपोजिट साइड है। देखो, इधर मान लेते हैं C1, इधर मान लेते हैं, तो C1 C2 एक दूसरे के अपोजिट साइड है। इसमें देखो C1 C2 एक ही साइड है, दिख रहा है? इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं, तो इसमें C1 C2 एक साइड है, इसमें C1 C2 अपोजिट साइड है। यहां पे ये भी लेंस बना ना,
तो ये भी बताओ इंटरसेक्शन से बना है, तो इसका भी नाम क्या होगा, कॉन्वेक्स ही होगा। लेकिन इसको क्या बोलना, कॉनकेवो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, क्या बोलेंगे इसको, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस कितना टाइप का हुआ, यही 3 टाइप का हमको पढ़ना है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कितना टाइप का, 3 टाइप का, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों का डिफरेंस आपको पता चल रहा है। देखो इधर एक चीज और, बाई कॉन्वेक्स लेंस में पॉसिबल है कि मान लो कि इसका रेडियस कितना, इसका रेडियस कितना, तो ये पॉसिबल हो सकता है कभी कभी स्पेशल कंडीशन में R1 इज इक्वल टू, मान लेते इज इक्वल टू R, मतलब दोनों का रेडियस इक्वल हो गया। अगर ये दोनों का रेडियस इक्वल हो जाएगा तब इसका नाम क्या होगा, इक्वी कॉन्वेक्स। क्या नाम होगा, क्या कॉन्वेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेंस कितना टाइप का होता है, 2, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स का एक और नाम क्या है, इंटरसेक्टिंग लेंस। कॉन्वेक्स का एक और नाम क्या है, कॉनकेव का नाम क्या है। मतलब कभी भी अगर लेंस का फॉर्मेशन इंटरसेक्शन से करवाया जा रहा है, कोई भी दो सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके अगर लेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, लेंस का फॉर्मेशन दे रहा है, तब उसको हम कॉन्वेक्स बोलेंगे। और कॉन्वेक्स में जो टाइप है आपके सामने है, प्लेनो बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। सबका अपना अपना प्रॉपर्टी है। एक सरफेस फ्लैट, दोनों स्फेरिकल लेकिन सेंटर अपोजिट, दोनों स्फेरिकल दोनों सेंटर एक तरफ, कॉनकेवो। अगर दोनों इस तरह का लेंस है और दोनों का रेडियस बराबर, तब अब सेम टाइप किसका होगा। और देखो इधर बताओ, इंटरसेक्शन हुआ है, इसको आप कंबाइन कर दो तो लेंस बना ना। एक सेंटर इधर, एक सेंटर, इसका रेडियस मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं R2। लेंस है बिना इंटरसेक्शन के बना, इसको क्या बोलेंगे, बाई कॉनकेव लेंस। क्या बोलेंगे, बाई कॉनकेव। अगर यहां से दोनों का रेडियस इफ R1 इक्वल टू इज इक्वल टू, देन इट इज कॉल्ड एज इक्वी कॉनकेव लेंस, क्योंकि बिना इंटरसेक्शन का है। पहला क्लियर हुआ। आगे सिमिलर जैसे इधर बात किए थे उधर भी बात होगा। चलो इतना ही रहने दो। ये भी एक लेंस है, लेकिन बताओ इंटरसेक्शन हुआ क्या, तब क्या बोलना, प्लेनो कॉनकेव लेंस। सही है। नेक्स्ट देखिए, ये भी तो एक लेंस है, इसमें देखो इंटरसेक्शन अभी नहीं हुआ है, लेकिन देखो दोनों का सेंटर एक ही जगह पे आ गया, एक ही साइड में आ गया। तो इसको फिर से क्या बोल देंगे, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो ये लेंस का बेसिक नॉलेज आपको दे दिया गया कि लेंस कितना टाइप का होता है, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स का कितना भाई, 3 भाई। कॉनकेव का भी कितना भाई, अब तीनों का सिमिलर है। दिमाग में क्या रखना कि इंटरसेक्शन हुआ तो कॉन्वेक्स, नहीं हुआ कॉनकेव। सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए
इसके बाद हम बात करते हैं, हमको रिफ्रैक्शन देखना है ना स्फेरिकल सरफेस से। तो रिफ्रैक्शन देखो कैसे होगा। अगर हम लेंस का बात करें तो ये लेंस है, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स है। कौन सा लेंस है? कितना सरफेस है इसमें? एक कि दो? दो। पहला का नाम देते हैं ए बी सी और दूसरा का नाम देते हैं ए डी सी। एक सरफेस इधर से है, एक सरफेस इधर से है। इसका सेंटर इधर होगा, इसका सेंटर। क्लियर हो रहा है? तो दो सरफेस से मिलकर ये लेंस बना ना, इंटरसेक्शन से बना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स है। ये कौन सा कॉन्वेक्स है? बाई कॉन्वेक्स है। ये बीच वाला पॉइंट को क्या नाम देते हैं हम? ऑप्टिक सेंटर। अब इससे हम क्या करते हैं? सबसे पहले रिफ्रैक्शन देखने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं जिसका नाम हम ओ देते हैं। अब ये दोनों ओ को मिला मत देना, ये ओ से ऑप्टिक सेंटर है, ए से ओ से ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट का हमको इमेज बनाना इस लेंस से, ये इमेज बनाएगा कि नहीं? बनाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए कम से कम कितना रे चाहिए? दो रे आप निकालो। रे कैसे निकालना? एक को ले जाओ ऐसे और दूसरा को लेके चल जाओ प्रिंसिपल एक्सिस पे। बताओ, जो ऑप्टिक सेंटर से लाइट पास होता है उसका डेविएशन होता है? नहीं होता है, तो ये सीधा सीधा निकल जाएगा। मान लेते कि सीधा सीधा निकल गया, लेकिन ये जो ये पर्चर का लाइन होता है, यहां से लाइट बेंड करेगा, तो लाइट बेंड करेगा तो मान लो कहीं पे यहां पे ऐसे मुड़ेगा, कहीं पे कटेगा, जहां पे कटा वहां पे क्या बना? इमेज। तो बताओ, ओ ऑब्जेक्ट का, ओ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, ओ एक, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाया ना आई। ये इमेज कौन बनाया? लेंस। ये इमेज कौन बनाया? अब बताओ, लेंस में कितना सरफेस था? तो रिफ्रैक्शन एक बार हुआ होगा कि दो बार? एक बार यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ होगा और एक बार यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ होगा। ये दोनों का कंबाइंड रिफ्रैक्शन हम बीच में से दिखा रहे हैं। कहां से दिखा रहे हैं? और जैसे डायग्राम बनाने के लिए सिखा रहे हैं वैसे सीखना है। लाइट को आप यहां से नहीं बेंड करवा सकते। उसको खड़ा करो, टोपी को। तुमको पढ़ने में मन नहीं लगता है, खड़ा हो जाओ, निकलो बाहर, इधर निकलो, इधर फर्स्ट बेंच पे आकर बैठो कॉपी लेके। और डेली तुमको हम कहेंगे, बताओ पढ़ने आते हो अपने लिए ना, पढ़ कहां रहे हो? बाकी सबको खड़ा कहीं नहीं किए। देखिए इधर, इस ओ ऑब्जेक्ट का हमको इमेज चाहिए। इमेज बनाने के लिए कम से कम कितना रे? एक रे को यहां से ले गए। अब इसमें भी समझो कि लाइट को बेंड कहां से कराते हैं? बच्चा क्या करता है कि यहीं से मोड़ देता है, कोई बच्चा यहां से मोड़ देता है। कहां से मोड़ना है? ये पर्चर वाला लाइन से। कहां से मोड़ना है? तो यहां से बेंड किया, इसका कोई डेविएशन नहीं हुआ, सीधा सीधा गया, दोनों किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ओ का ओ ऑब्जेक्ट था जिसका इमेज क्या बन गया। अब हमको क्या बोले कि जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, कोई एक सरफेस से रिफ्रैक्शन से हुआ कि दो सरफेस से? तो इससे भी हुआ है। और क्या इसको हम दो स्टेप में देख सकते हैं? क्या इसको हम दो स्टेप में दिखा सकते हैं? दो स्टेप में हो रहा है तो दो स्टेप में दिखाया जा सकता है, पॉसिबल है। अब इसी को हम दो स्टेप में दिखाएंगे, समझिए। पहला सरफेस को लेते हैं। पहला सरफेस एबीसी था। पहला सरफेस कौन था? कुछ ऐसा था। पहला वाला नाम क्या था? ए बी सी। जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे रहने दो। जो लेंस में ऑब्जेक्ट रखे थे ना, जहां पे था वहीं पे रखे हैं। अब इस सरफेस से इमेज बनाने का तुम ट्राई करो कि ये एक सरफेस इसका इमेज बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा, ये भी बनाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो इससे भी होगा ना। अब इसका देखो कि इमेज कहां बनेगा। तो फिर से कम कितना रे? एक रे को सीधा ले जाओ, सीधा निकल जाएगा। दूसरा को इधर से ले जाओ। अब आप सोच के बताना, दोनों डायग्राम आपके सामने है। ये जो बेंड करके मिलेगा वो बताओ, ये डिस्टेंस से कम पे या इससे ज्यादा पे? फिर से, ये जो यहां से बेंड करेगा ना, वो इससे कम डिस्टेंस पे करेगा या इससे ज्यादा पे करेगा? सबका आवाज आना चाहिए, दोनों आवाज आ रहा है। इसके जितना डिस्टेंस है उसके बराबर होगा, ज्यादा होगा, कम होगा?
ज्यादा होगा। कारण सुनिए, यहां पे सरफेस 2 था तो ये दोनों मिल के मोड़ा तो ज्यादा मोड़ा, ये अकेले मोड़ा तो कम मोड़ा। तुमको कोई 2 को मिल के पीट रहा है, तुमको कोई 2 को मिल के पीट रहा है, ज्यादा पीटेगा कि अकेले कोई पीट रहा है तो ज्यादा पीटेगा? 2 को मिल के ज्यादा पीटेगा। तो यहां पे सरफेस कितना था? 2, तो दोनों मिल के ज्यादा बेंड करवाएगा। अकेले है तो अकेले कम बेंड करवाएगा, कम बेंड करवाएगा तो दूर से जाएगा। बेंड कहां हो रहा? नीचे। तो कम बेंड होगा तो और ऊपर से जाएगा, तो और ऊपर से जाएगा तो यहां से निकलेगा ना। तो देखो ये लाइट कहां से जाएगा? यहां से जाएगा। कुछ ऐसा जाएगा। बताओ कहीं पे इंटरसेक्ट किया, बताओ ये डिस्टेंस से ज्यादा आपको दिख रहा होगा कि हाँ ज्यादा दिखाया गया। ज्यादा क्यों दिखाया गया? कि ये दोनों मिलकर ज्यादा कन्वर्ज किया और ये अकेले कम कन्वर्ज किया। कम कन्वर्ज किया तो थोड़ा और ज्यादा डिस्टेंस से चला गया। अब समझिए, ओ का जो इमेज बना ना, इसका नाम हम देते हैं आई डैश। क्या नाम देते हैं? आई डैश। आई डैश इमेज बन गया। अब सुनना, जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC से O का जो इमेज बना है आई डैश, वो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ADC के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्या समझ में आया? क्या बोले? पहला सरफेस से जो इमेज बना वो दूसरा के लिए ऑब्जेक्ट होगा। ई बोले, क्लियर है? पहला सरफेस से जो इमेज बना वो दूसरा के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? क्या रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा? नहीं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसका काम करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देखिए इधर 2-3 गो स्टूडेंट यहां पे ऐसा बैठा हुआ ना, जिसको देखते हैं तो लगता है उठा के 2-4 बार पटक दे, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है। पता नहीं क्यों आ जाते हैं, नहीं पढ़ना होता है तो। जबरदस्ती हम लोग बुलाते हैं क्या? बोलो। अरे जबरदस्ती बोलते हैं क्लास आना जरूरी है? जवाब ही नहीं आ रहा है। नहीं, पढ़ने वालों के लिए बोलते हैं ना, जिसको पढ़ना होता है उनके लिए बोला जाता है। देखिए ये सेकेंड सरफेस है ADC। क्या बोले कि पहला सरफेस से जो इमेज बना वो इसके लिए, तो बताओ ये आई डैश दिखा दिए, ये इसके लिए किसका काम करेगा? वो भी कैसा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्योंकि सच में ये ऑब्जेक्ट थोड़ी है, सच में ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट साइड था। सच में ऑब्जेक्ट कहां था? तो पहला का जो इमेज है दूसरा का ऑब्जेक्ट है। याद नहीं हो रहा है? पहला का जो दूसरा का ऑब्जेक्ट है। अभी तुमको लग रहा है कि इसके लिए ऑब्जेक्ट है, सच में तो तुमको लगेगा कि यहां से लाइट आ रहा है, लेकिन सच में नहीं आएगा। वर्चुअल का मतलब यही होता है कि तुमको लगेगा, सच में होगा नहीं। तो देखो हम यहां से कैसे दिखाएंगे? डॉटेड लाइन कैसे दिखाएंगे? तुमको लग रहा है कि लाइट इधर से आ रहा है, लेकिन सच में लाइट इधर से आ रहा है। सच में लाइट ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखाना है। कैसे दिखाना है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखाना है। अब बताओ कि जब इस सरफेस से लाइट पास करेगा तो ये सीधा सीधा जा पाएगा? ये यहां से कन्वर्ज करवाएगा ना, तो कन्वर्ज करा के कहीं यहां पे ले जाके मिलाएगा। अब बोलो फाइनल इमेज इसका क्या बना? आई फाइनल इमेज क्या बना? अब स्टार्टिंग से आप देखो फिर से, देखो तीनों फिगर आपको एक साथ दिखाते हैं। क्या नजर आ रहा है? देखो पहला में कितना सरफेस था? एक AB और एक AD, ये दोनों मिलके O का इमेज क्या बनाया? हम बोले कि यहां पे 2 सरफेस मिलके इमेज बनाया है, मतलब रिफ्रैक्शन दोनों से हुआ होगा। तो क्या हम अलग अलग रिफ्रैक्शन करवा के वही O का इमेज I प्राप्त कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं? तो हो सकता है, पॉसिबल है। उसी को हम आगे लेके बढ़े। पहला सरफेस किसको लिए? AB। तो ABC से O का इमेज क्या बना? जो सेकेंड सरफेस के लिए किसका काम करे? जिसका फाइनल इमेज क्या बना? O का फाइनल इमेज क्या था? क्या यहां पे भी आ गया? सब कुछ क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, तो या तो इसके लिए बात होगा या तो इसके लिए बात होगा, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस में यही लेंगे। और जब लेंस आएगा तो ये आएगा, क्योंकि लेंस में 2 सरफेस होता है। तो लेंस में रिफ्रैक्शन, जैसे एक सरफेस का हम कर लिए, इससे रिफ्रैक्शन दिख रहा है ना, लाइट यहां से आया, रिफ्रैक्शन हुआ। तो इसके लिए अगर हम कुछ बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू। और जब इससे बात कर दे तो क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। क्लियर है? अब एक बार रिफ्रैक्शन इससे कराओ,
एक बार रिफ्रैक्शन इससे कराओ, तो रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस से 2 बार हो गया, और दोनों को कंबाइन कर दो तो लेंस से हो गया। यही तो हमको करना है, क्लियर है। अब इसमें कुछ और जूम करना पड़ेगा हमको। क्या जूम करना पड़ेगा? जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं μ1। क्या मान लेते हैं? आज जिस मीडियम से ये पास कर रहा है, या जिस मीडियम से ये पास करने के बाद इमेज का फॉर्मेशन दे रहा है, उसका क्या मान लेते हैं? μ2। तो μ2 किसका हुआ? लेंस का। μ2 किसका हुआ? अब उसी के हिसाब से यहां बात करें तो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है, आज इधर जिधर इमेज बन रहा है, जिससे इमेज बन रहा है μ2। अब इसमें देखो उल्टा हो गया है, ठीक है। इसमें बताओ ऑब्जेक्ट इधर आ गया तो इधर क्या मानना पड़ेगा? μ1, इधर क्या मानना पड़ेगा? μ2। क्या क्लियर है? अब बोले कि इसका बताओ सेंटर किधर होगा? सेंटर इधर होगा, इसको मान लेंगे। इसका सेंटर इधर होगा, इसको मान लेंगे। यहां से अगर लाइन ड्रॉ कर दें तो नॉर्मल का काम करेगा, यहां से लाइन ड्रॉ कर दें नॉर्मल का काम करेगा। क्या इतना समझ में आया? पक्का है? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो सबसे पहले तो आप इतना नोट कीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। फिर से आने वाला है, डोंट वरी। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, पहला सवाल यह है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। देखिए अब एक ही स्फेरिकल सरफेस को हम लेके हम बात करेंगे। क्या इसको हम स्फेरिकल सरफेस मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। नाम क्या दे देते हैं? AB। एक ऑब्जेक्ट लिया गया था जिसका नाम, इसका इमेज बनाने के लिए कितना रे चाहिए? 2 रे चाहिए। दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट किया, जहां पे इंटरसेक्ट किया वहां पे क्या बना? इमेज। रिफ्रैक्शन यहां पे है, इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ है, इसका कुछ नाम दे देते हैं M। M कौन सा पॉइंट है? जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन लाइट का हो रहा है। A अलग है, A इस स्फेरिकल सरफेस का नाम दिया है। जो ऊपर वाला पॉइंट है A है, इधर B है, इधर C है, तो ये सरफेस का नाम है ABC। ये पॉइंट कौन है? जहां से रिफ्रैक्शन हुआ है। एरो जरूर मारना, कौन सा लाइट कहां गया है उस दिखना चाहिए। बताओ अगर यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ है तो यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी लगेगा, रिफ्रैक्शन भी लगेगा। जहां पे रिफ्रैक्शन हुआ वहां पे रिफ्रैक्शन का नियम लगेगा ना। रिफ्रैक्शन का नियम पता है, स्नेल्स लॉ होता है। बताओ उसके लिए नॉर्मल चाहिए कि नहीं? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको नापना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको नापना है, और उसके लिए कौन चाहिए? नॉर्मल। कहां से मिलेगा? सेंटर से। नॉर्मल कहां से मिलेगा? तो हम यहां पे कहीं सेंटर मान लेते हैं, ये सेंटर है। आप इस पॉइंट को सेंटर से मिला दो, इस पॉइंट को क्या करो, तो ये जो MC बना ना MC, ये MC है क्या? नॉर्मल लाइन। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल को क्या बोलोगे? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, एंगल ऑफ। सही है। ये कौन सा रे? रिफ्रैक्टेड रे। ये इस ग्लास सरफेस से पास हुआ है ना, तो रिफ्रैक्शन हुआ है ना, तो ये रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा है? रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ। जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिधर इधर जो इमेज बन रहा है या ग्लास सरफेस उसको क्या बोलते हैं? क्या यहां तक क्लियर है? देखो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में हमको क्या प्रूफ करना है? एक फार्मूला निकालना है, एक फार्मूला को डिराइव करना है। वो फार्मूला क्या हम यहां पे लिखते हैं, फार्मूला है μ2 माइनस μ1 अपॉन R। μ2 माइनस μ1 अपॉन R इक्वल टू μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U। ये आपका रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का एक्सप्रेशन है। इस स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है आपके सामने। इस डायग्राम से अगर हम चाहें तो इस फार्मूला को हम डिराइव करेंगे। तो आपसे सवाल यही पूछता है एग्जाम में, या इसी पे न्यूमेरिकल बना के देगा। जैसे 3-4 को चीज है ना, U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V क्या है? R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और μ1 μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसमें से 4 को चीज में से 3 को कोई दे देगा और चौथा पूछ लेगा तो न्यूमेरिकल बन जाएगा। अब इसको डिराइव करना, ये डेरिवेशन है 5 नंबर का। कितना नंबर का?
जब भी डिराइव करने के लिए सवाल आएगा तो 5 नंबर में ही आएगा। अब इसके पे ऊपर बात करते हैं, डेरिवेशन पे सोचते हैं कि डेरिवेशन कैसे हो सकता है। तो आप देखो रिलेशन किसका है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर और, है ना। तो बताइए अगर उस फॉर्मूला को हमको प्रूव करना है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहिए हमको, तो ऑब्जेक्ट रहेगा तब नहीं ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट ले लिए पहले से, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ओबी, ओबी या बीओ ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बीसी रेडियस, इमेज तो यहां है, बी आई इमेज डिस्टेंस, म्यू 1 म्यू 2 दिख ही रहा है। अब बताओ इसका रिलेशन म्यू के साथ है, म्यू की रिलेशन कौन देता है, स्नेल्स लॉ। म्यू का रिलेशन कौन देता है, तो स्नेल्स लॉ तो लगाना पड़ेगा। और स्नेल्स लॉ के लिए क्या चाहिए, म्यू 1 म्यू 2, आई और हमको पता है, नहीं पता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या काम किया कि आई और आर निकालिए। नहीं, कैसे, जो लिखा हुआ है यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस सब के बीच में रिलेशन चाहिए। बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन है तो कौन दिया होगा, स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ के लिए क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल आई, एंगल आई और एंगल आर सामने है, क्या इसका वैल्यू है पता। तो सबसे पहला काम क्या है, आई निकालिए, आर निकालिए। क्लियर। अभी कैसे निकालते हैं, निकालने का ज्योमेट्री है सीधा सीधा। आप क्या करो बताओ, पैराक्सिल रे के लिए लाइट पढ़ रहे हैं, तो पैराक्सिल रे के लिए क्या हम एमबी को स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, यस और नो। ऐसे एमबी एक कर्व दिख रहा है, लेकिन अगर ये पैराक्सियल रे मान लिया जाए तो ये बहुत दूर से गया होगा कि नजदीक से गया होगा, और नजदीक से गया होगा तो स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। देखो तो यहां से ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो पैराक्सिल के लिए बताओ स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं क्या। तो सबसे पहले लिखो नीचे, डायग्राम बना है, फिर से बनाइए जल्दी से, जल्दी से डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। हो गया, एक लाइन लिखो नीचे, फॉर पैराक्सियल रेज for paraxial rays we can assume MB फोटो देखते रहना, MB इज अ स्ट्रेट लाइन। पैराक्सियल रे के लिए MB को क्या मानेंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक बात है। अब देखो इधर, हमको चाहिए आई, हमको क्या चाहिए आई, तो हम क्या करते हैं कि हम निकालते हैं O, हम क्या निकालते हैं, और हम निकालते हैं C। अगर O और C निकाल लिए तो बाय ज्योमेट्री, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आई निकल जाएगा। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी ट्रायंगल को देखो, OMC ये कोई ट्रायंगल बन रहा है, OMC, अगर OMC ट्रायंगल के अंदर दो इंटरनल एंगल अगर पता है तो एक्सटर्नल एंगल नहीं पता चल जाएगा। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, दो इंटरनल एंगल के सम के, अगर O निकल गया C निकल गया, दोनों को जोड़ दो क्या मिल जाएगा, तो हमको आई चाहिए था ना। तो आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, O निकालेंगे, और अब O और C कैसे निकलता, तो उसके लिए हमको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए था। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए MB को क्या मान लिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो गया। क्लियर है क्या, बोलो जल्दी। नीचे लिखो, इन ट्रायंगल OMB, इन ट्रायंगल OM, ये है कैसा ट्रायंगल, दिख रहा है ना सबको, OMB, ये सीधा लाइन है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया।
राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब कुछ लगा सकते हैं। हम लगाएंगे टेन। हम क्या लगाएंगे? तुम बोले टेन क्या लगाएंगे सर, हमको मन कर रहा है साइन लगाने का। तुम ऐसा भी बोल सकते हो, बोलने का मन कर रहा है। अच्छा, बोलने ही वाले थे कि हम बोल दिए, ये भी सही है। देखो हम क्या लगाएंगे? टेन ओ। क्या लगा रहे? ये ओ एंगल है ना, तो टेन ओ लिख रहे हैं। देखो टेन लगाने का लॉजिक क्या है कि टेन लगाओगे तो टेन होता पी बाई बी। जितना भी हम काम करेंगे सब में परपेंडिकुलर कॉमन रहेगा, सब में परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर कॉमन है तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, बच जाएगा बेस। अब बेस का ही रिलेशन हमको चाहिए। यू वी और आर तीनों बेस में है, यू वी आर तीनों कहां है? तो रिलेशन किसका चाहिए? बेस का। तो बताओ बेस का रिलेशन चाहिए, तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचा कि या तो टेन लगाओगे या तो कॉस लगाओगे। साइन तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि साइन में आता है पी बाई एच। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रिलेशन चाहिए आपको, आपको तो चाहिए बेस का ना। तो बेस में कौन आया? कॉस। और अब कॉस भी नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें भी हाइपोटेनस आता है। तो हाइपोटेनस तो सबका अलग अलग है, तो कैंसिल आउट नहीं ना होगा। तो हम किसको लेंगे? टेन को, क्योंकि परपेंडिकुलर सबका कॉमन है, तो सबको काट के हटा देंगे, बच कौन जाएगा? सही है। देखो इधर टेन ओ पी बाई बी, परपेंडिकुलर कौन? बेस कौन? कोई दिक्कत हुआ? बताओ। पैराक्सल रे के लिए एंगल भी छोटा, टेन जीरो, टेन थीटा। छोटा एंगल के लिए बात कर रहे हैं, टेन जीरो जीरो तो टेन थीटा, तो टेन ओ। तो टेन ओ को क्या लिख देंगे? एंगल ओ। क्या बन गया? एम बी बाई, इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? सिमिलर वे में बात करो, इन ट्रायंगल देखते जाओ, अभी लिखना मत। इन ट्रायंगल एमबीसी दिख गया आपको? ये भी राइट एंगल है, इसमें क्या लगाओ? tan सी, एम बी सी, इसमें लगाते हैं tan सी। तो फिर से परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बेस। ठीक है भाई, डैश कर लो। ठीक है, तो एम बी बाई बी सी डैश, यहां पे क्या लिख दो? सी डैश। सही है। फिर से एंगल छोटा, तो एंगल छोटा तो tan सी सी, तो एम बी बाई बी सी, इसको इक्वेशन 2। सिमिलर वे में अगर बात करें तो एंगल आई भी निकल सकता है। आई क्या है निकालेंगे? आर निकालने के लिए। देखो सी निकाल लिए हो, अगर ये वाला निकाल लें, ये वाला, तो ये दोनों इंटरनल एंगल बन जाएगा। और दोनों इंटरनल एंगल बन जाएगा तो इसके समेशन के, दोनों के समेशन के बराबर सी रहेगा। अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो आर निकल जाएगा। तो किसको भी निकाल लेते हैं, आई को भी। तो आगे बात करते हैं, आगे क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल कौन सा? बी एम आई, देख लिया था आप? इन ट्रायंगल बी एम, हाँ चेक कर लो एक बार, देख लो। ठीक है, तो क्या निकालना है आपको? एंगल। तो tan आई परपेंडिकुलर एम बी बाई, एंगल छोटा तो एंगल आई हो गया, तो एम बी बाई बी आई, इसको क्या मान लो? समीकरण थर्ड। अब देखो आगे, इन ट्रायंगल ओ एम सी डैश, ओ एम सी डैश। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ एम सी डैश, ओ एम सी डैश, एंगल आई इज एन एक्सटर्नल एंगल। बोलिए, कॉपी में भी आप देख सकते हैं, अपना फोटो बनाया ना, तो एंगल आई कैसा एंगल है? ई वाला आई था, ई आई नहीं था, ई एंगल आई ई वाला था, है ना? ई आई अलग है, कैपिटल आई अलग है। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कैपिटल आई इमेज वाला है। तो ई वाला एंगल इंसिडेंस कैसा है? एंगल आई इज एन एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एंगल का प्रॉपर्टी क्या है कि एंगल आई जो होगा वो सम ऑफ टू इंटरनल एंगल के बराबर है। तो इंटरनल एंगल कौन था? ओ प्लस सी डैश।
ओ और सी डैश आपके सामने है, ओ और सी डैश आपके सामने है, देखो कहां गया, ये सी है कि सी डैश है, सी डैश है, ओ दिख रहा है एम बी बाई सी डैश कितना एम बी बाई, वैल्यू पुट कर सकते हैं, बोलो, तो एंगल आई कितना होगा एम बी बाई ओ बी अब प्लस एम बी बाई बी सी डैश, इसको क्या मान लीजिए एंगल आई निकल गया। ये क्यों निकाले हम, स्नेल्स लॉ लगाना है हमको, क्यों निकाल रही सब, स्नेल्स लॉ लगाने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए था, आई चाहिए था, आर चाहिए था, तो आई निकल गया। अब कौन निकालना है आर, तो आर के लिए कौन सा ट्रायंगल को अप्रोच करो, देखो इधर एम सी डैश आई, किसको अप्रोच करो एम सी डैश, तो एम सी डैश आई में सी डैश क्या है एक्सटर्नल एंगल, तो देखना क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल एम सी डैश आई एंगल सी डैश इज एन एक्सटर्नल एंगल, सही बात है। तो एंगल सी डैश बराबर क्या लिखेंगे एंगल आर प्लस एंगल, आपको कौन चाहिए, तो एंगल आर इक्वल टू क्या लिखेंगे एंगल सी डैश माइनस एंगल आई, बताओ वैल्यू पुट करो, तो एंगल आर इक्वल टू सी डैश कितना एम बी बाई बी सी डैश माइनस एम बी बाई बी आई, इसको क्या मान लेना इक्वेशन, बताओ आई और आर निकल गया, म्यू वन म्यू टू सामने था, अब क्या यूज करेंगे स्नेल्स लॉ, इधर लिख दें यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो क्या लिखेगा स्नेल्स लॉ दिमाग में फोटो देख के बताओ, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, बताओ स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा, तो साइन आई साइन आर, सही है, तो देखते जाओ म्यू वन इंटू आई लिखना पड़ेगा, आई इक्वल टू म्यू टू इंटू आई और आर अभी निकाले हैं, आई का वैल्यू कितना था एम बी बाई, देख लो एम बी बाई प्लस एम बी बाई एम बी बाई ओ बी प्लस एम बी बाई बी सी हो गया इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर का वैल्यू कितना था, देखो एम बी बाई बी सी माइनस एम बी बाई बी आई, सब कुछ सही चल रहा है, बोलिए कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा, कैंसिल आउट हो गया, इसलिए 10 का यूज किए थे कि लास्ट में एम बी खत्म हो जाएगा, बेस बच जाएगा। बताओ ऐसा करो बी सी डैश को एक साथ, अब बाकी को एक साथ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू वन अपॉन बी सी डैश म्यू वन अपॉन माइनस म्यू टू अपॉन बी सी डैश इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन ओ बी इधर जाएगा, तब माइनस म्यू वन अपॉन ओ बी प्लस है, तो इधर ध्यान दो रे पूरा, कितना ध्यान देते हो, हमसे थोड़ी पूछने का जरूरत है, तुम अपने देखो ना रे, म्यू वन अपॉन ओ बी इधर गया, तो इधर म्यू टू अपॉन बी आई माइनस में पहले से है, तो माइनस म्यू टू अपॉन बी आई, क्लियर है क्या। आप क्या करो कि माइनस को हटा लो, दोनों साइड से माइनस कॉमन कर लो, तो यहां पे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, आई दोनों माइनस खत्म हो जाएगा, बोलो देखो पहले माइनस से गुना कर दें, तो ये प्लस ई माइनस, तो क्या लिखेंगे इसको ऐसे लिख सकते, देखो तो म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई बी सी डैश, एलसीएम लेके माइनस वाला अब प्लस वाला, क्या कि माइनस कॉमन किए हैं, अब बराबर किस तरफ जाएंगे तो प्लस, तो म्यू वन अपॉन अब प्लस म्यू टू अपॉन
बी आई, सही है यहां तक। अब यहीं पे देख लो जो आ रहा है, तीनों को तो टर्म आ रहा है, एक आ रहा है बी सी डैश, एक आ रहा है ओ बी, और एक आ रहा है, बताओ फोटो देख के बताओ, बी सी डैश क्या है, ओ बी क्या है, बी आई क्या है, साइन कन्वेंशन बोलो, बी सी डैश प्लस के माइनस, ओ बी, बी आई, सही है सब कुछ। अब जो यहां पे है यहां पे पुट कर लो, देखो तब पुट करेंगे तो क्या आएगा, म्यू टू माइनस डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन माइनस यू, अब प्लस म्यू टू अपॉन वी, प्लस वाला को आगे रख सकते हो, तब प्लस वाले को आगे रखोगे तो क्या बनेगा, म्यू टू माइनस डिवाइडेड बाई इक्वल टू म्यू टू अपॉन माइनस म्यू वन अपॉन, क्या यही प्रूफ करना था, समझ में आया। अभी तुम कैसे सीखोगे, घर पे जाके इसको बनाना पड़ेगा। तुम कहां तक लिखे थे, ये खाली बना लिए थे, ये बना लिए हैं तो यहां से शुरू कीजिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं, दिख रहा ना, हाँ दिख रहा होगा, जल्दी से लिखिए। ऐसा भी एग्जाम में आपके आ सकता है, संडे वाला में एग्जाम में नंबर नहीं आया ना तो तुम उम्मीद नहीं कर सकता कितना ढूंढने वाले हैं, समझ रहा है, वो टेस्ट बस इसीलिए लिया जा रहा है, हाँ कि धुनाई हो सके। हाँ तो जो काबिल बन रहा है सब काबिलियत हम निकाल देंगे मंडे को। जो बच गया से पढ़ के कुछ कर लो, समझ गया, दो चार वाव निकलने वाला होगा धुनाई के बाद, मारेंगे एकदम ढूंढ देंगे हम, पक्का आप सोच के बैठे हैं कि संडे को ये एग्जाम लेंगे और नंबर नहीं आएंगे, मार के एकदम हाथ फाड़ देंगे मारने के लिए, उसके लिए हम प्रिपेयर रहते हैं। जैसे प्यार से समझाते समझाते समय हो गया, अब समय प्यार से वाला नहीं है। आज किक डे है, सुने लई कौन बताया हमको, सवेरे सवेरे आ रहे तो देख रहे कि दौड़ रहा है, हमने दौड़ का रहे तो कि सर आज किक डे है। नोट हो गया, ऊपर करें, घर पे जाके जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। पीडीएफ ऑप्टिक्स का तैयार है, आपको भेज दे मोबाइल पे कि उसका प्रिंट आउट नहीं है, चाहिए प्रिंट आउट, प्रिंट आउट वो अपने से खुद से निकाल सकते हो या हम निकल के देंगे, दो ऑप्शन है। है कुछ नहीं, घर पे जाकर अपने से बनाओगे ना एक बार तो सब कुछ दिमाग में सब बैठ जाएगा कि कैसे कैसे क्या हुआ है। थोड़ा लॉन्ग है तो इसलिए तुमको थोड़ा लेंदी लग सकता है, और उसको शॉर्टकट करने का बस तरीका एक है कि उसको प्रैक्टिस करो, आसान हो जाएगा। हमको पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है। कल इसको घर पे आज का आज प्रैक्टिस कर लेना, समझा, ये आज पढ़ाए हैं, घर पे जाके एक बार कम से कम एटलीस्ट एक बार कम से कम बनाना जरूरी है।